हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और जो टॉपिक चल रहा हम लोग का क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। और उसका जो पहला चैप्टर है और ये पहले चैप्टर का ये 7वां लेक्चर होगा हम लोग का। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे रेंसिडिटी के बारे में, पढ़ेंगे विकृत गंधिता के बारे में पढ़ेंगे। और पिछला लेक्चर जो था हम लोग का, उसमें हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की होने वाले रासायनिक क्रियाओं के बढ़ा के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। और जो आपका अनबैलेंस जो आपका केमिकल रिएक्शन था उसको क्या है बैलेंस करने के कुछ स्पेशल तरीके के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अभी जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे उसमें एक हम लोगों ने एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था जिसको नाम दिया था हम लोगों ने ऑक्सीडेशन। क्या नाम दिया था? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में देखा था हम लोगों ने कि अगर किसी भी एलिमेंट के साथ क्या है, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये क्या बन गया आपका CO2 बन गया। तो ये क्या हुआ, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। या फिर इलेक्ट्रॉन अगर कोई निकाल रहा है तो वहाँ भी क्या है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। इस अभिक्रिया के बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो आज उसी ऑक्सीडेशन का ही एक जो है हम लोग अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं उसका। ठीक है, उस ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन होता है उसी का एक अनुप्रयोग देखेंगे हम लोग। उसका हम लोग के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, उसका कहाँ पे यूज है, कहाँ पे हम लोग का उसका हम लोग को उससे हानि होती है और कहाँ पे लाभ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है मेनली हम बात करें तो ये किस पे डिपेंड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे। किस पे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे डिपेंड है। और इसी के चर्चा हम लोग आज के टॉपिक में करने वाले हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं रेंसिडिटी की या फिर विकृत गंधिता की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो उसमें क्या है, आप जैसे घर पे हम लोग का जो भोजन होता है तो आपने कभी देखा होगा, कभी कभी हम लोग का घर पे जो भोजन होता है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। रोटी बना करके हम लोग जब रख देते हैं तो शाम तक या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक, है ना, आज मॉर्निंग में बनाया आपने भोजन को तो शाम या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तक छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो रोटी क्या होती है, ख़राब होती है, हो जाती है। उसमें अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, उसका टेस्ट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। आप देखते हो ब्रेड वगैरह भी आप लेके आते हो तो ब्रेड भी क्या है 24 आवर्स के बाद क्या है उसका स्मेल क्या होता है, चेंज हो जाता है। और उसका टेस्ट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। और आप जनरली चिप्स वगैरह भी खाते हैं, है ना, बहुत सी आपके ब्रांड हैं आपके, और कुछ अनब्रांडेड चिप्स और आपके जो आप लोग खाते हैं ये बाज़ार से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें। तो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ पैक्ड चीज़ों की। जो चीज़ें क्या होती हैं, पैक्ड होती हैं, पैक्ड फूड जिसे हम लोग बोलते हैं। पैक्ड फूड जो जैसे आप भोजन को तैयार किया गया और उसे हम लोग क्या है तैयार करने के बाद अगर उसे चाहते हैं कई दिनों के बाद हम उसको भोजन को करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, चाहे कई दिन बाद उसका यूज हम कर सकें तो उसको मतलब क्या है पैक्ड करते हैं। ठीक ना। लेकिन जनरली घर पे क्या होता है कि हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसको किसी एयर टाइट बर्तन में न रख करके सिंपल खुले बर्तन में या ऐसे ढक करके भी रखते हैं नॉर्मल, जहाँ पे एयर जा सकती हो, कहीं थोड़ा सा लाइट मिल जाए उसको, थोड़ा सा जो एयर में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जो नमी है ना, वो नमी मिल रही हो कहीं पे, तो भोजन क्या होता है जल्दी से क्या होता है ख़राब होता है ना। विदिन 24 आवर ही क्या होता है वो ख़राब हो जाता है। अधिकांश जो हम लोग के फूड होते हैं विदिन 24 आवर क्या है 24 से 48 आवर के बीच में क्या होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, अगर हम लोग उसको खुले ऐसे रख दिए हैं नॉर्मल ढक करके नॉर्मल बर्तन में, तो है ना। तो ये जो भोजन हम लोग का जो ख़राब होता है, भोजन में ये जो टेस्ट में चेंजिंग आती है, जो उसके स्मेल में चेंजिंग आती है, तो जानते हैं दोस्तों भोजन का जो स्वाद है तभी आता है जब उसका स्मेल अच्छी हो, है ना। तो जब स्मेल अच्छी होती है तो भोजन का टेस्ट भी क्या होता है, अच्छा ही लगता है हम लोग को। तो ये जो हम लोग खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो ये स्मेल आना, ख़राब स्मेल का ख़राब आना या फिर टेस्ट का ख़राब हो जाना, ये क्या है, रेंसिडिटी है। क्या ये रेंसिडिटी है। तो आइए आज हम लोग रेंसिडिटी का जो है कारण की बात करेंगे, है ना, क्या कारण उसके हैं, क्या रीज़न है, क्यों होता है और उससे बचने के उपाय क्या क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप रेंसिडिटी या फिर ये तो रेंसिडिटी आप इंग्लिश में देख ही रहे हो, विकृत गंधिता यहाँ पे देख लीजिए। विकृत जानते ही हो, जो चीज़ बिगड़ जाती है, विकृत मतलब क्या होता है, बिगड़ी हुई, है ना, बिगड़ी हुई जो विकृत चीज़ है, विकृत
जो बिगड़ गई हो, है ना, खराब हो गई हो, उसी को बोलते हैं विकृत। तो बिगड़ी हुई गंधिता जानते हो, गंध, है ना, गंधिता का मतलब क्या हो गया, गंध। गंध को ही क्या बोलते हो, सुगंध ना, सुगंध, सुगंध, जिसे आप स्मेल बोलते हो, क्या बोलते हो, स्मेल, सुगंध या स्मेल। तो बिगड़ी हुई स्मेल ना, स्मेल का बिगड़ना, स्मेल का बिगड़ना, गंध का बिगड़ना, है ना, सुगंध का बिगड़ना ही क्या है, रेंसिडिटी है ना। तो आज हम जानेंगे कि रेंसिडिटी होती क्या है, उसकी परिभाषा की बात करेंगे। अगर हम लोग विकृत गंधिता के परिभाषा की बात करें, डिफिनेशन की बात करें, तो हम सिंपल इसको डिफाइन ऐसे कर लेते हैं कि जब हम लोग तेल या वसा युक्त जो भोज्य पदार्थ हैं, तेल या वसा युक्त भोज्य पदार्थों को काफ़ी देर तक रख देते हैं ऐसे ही खुले, वायु, नमी और प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, तो उसमें क्या है, छोटे छोटे आपके जीवाणु क्या होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, और जिससे हम लोग बोलते हैं, जिससे उसकी जो टेस्ट है, जो उसका स्मेल है, वो क्या होता है, चेंज होता है, उसे बोलते हैं हम लोग विकृत गंधिता। ठीक है, तो सिंपल इसकी डिफिनीसन मैं लिख देता हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा, है ना। सिंपल है, जब जो है, जब खाद्य पदार्थों को नम वायु, है ना, नम वायु रहे, प्रकाश रहे, है ना, नम वायु है, प्रकाश है, ठीक है, नम वायु, प्रकाश एवं नॉर्मल टेम्परेचर, सामान्य ताप पर कुछ अधिक देर तक रख देते हैं, कुछ अधिक देर तक का मतलब क्या है, तुरंत खराब नहीं होगा, कुछ टाइम तक आपको उसको रखना पड़ेगा, ठीक ना, कुछ देर तक रख देते हैं, तो उसका स्वाद एवं गंध, है ना, स्मेल एंड टेस्ट, है ना, स्वाद एवं गंध क्या होते हैं, विकृत हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। जब खाद्य पदार्थों को नम वायु, प्रकाश या समान ताप पर जब रखते हैं, है ना, कुछ देर या अधिक देर तक रख देते हैं, तो उसका स्वाद एवं गंध क्या होता है, विकृत हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, विकृत गंधिता कहते हैं। दोस्तों अब आइए इसका जो है मेन कारण समझते हैं हम लोग, ये विकृत गंधिता होती क्या है। तो इसका कारण जो है, इसका मेन कारण जो है, आपका जो खाद्य पदार्थों में फैट या आयल का ऑक्सीकृत होना है, ऑक्सीकृत होना है। यानी कि जो हम लोग के खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें जो फैट या आयल हम लोग बनाने में यूज करें, या ऑलरेडी जो हम जिस मटेरियल से हमने जो भोजन बनाया, उसमें ऑलरेडी क्या है, फैट या आयल हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज हो जाए, या फिर आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से होने का मतलब पूरा क्या हो, ऑक्सीडाइज हो जाए, आंशिक रूप से क्या हो, उसका कुछ पार्ट क्या है, ऑक्सीडाइज हो गया, तो आपका जो उसका स्वाद है और जो सुगंध है भोजन की, वो क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं भोजन क्या हो गया, बासी हो गया। तो विकृत गंध का क्या है, बासी होना, भोजन का क्या होना, बासी होना, भोजन का बासी होना, भोजन का बासी होना कहते हैं कि भोजन क्या हो गया, बासी हो गया, बासी रोटी है, बासी चावल है, बासी दाल है ना, हम लोग से बोलते हैं नॉर्मल घर पे। तो भोजन का बासी होना ही क्या है, विकृत गंधिता है या फिर रेंसिडिटी है, ठीक है। तो अभी तो ये सिंपल उसकी डिफिनेशन हो गई हम लोग की, ठीक है। आइए जो है थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। मेन रीजन क्या है, फैट और आयल का, मेन रीजन क्या है, फैट और आयल। तो फैट और आयल को थोड़ा सा हम लोग हल्का सा आपके क्लास के लेवल पे मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। फैट और आयल हालांकि थोड़ा सा इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन क्लास 10th के लेवल
में भी आपको कुछ जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। तो आइए हम थोड़ा सा फैट और आयल के बारे में थोड़ा सा हल्का सा हिंट आपको दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, फैट हो गया और ये क्या हो गया, आयल हो गया। आपने जनरली दोनों चीज़ों को देखा हुआ है, फैट भी देखा है आपने और आयल भी देखा हुआ है। फैट मतलब वही वसा आपका जो है, ठीक है, और आयल, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ें हैं ये, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो जो फैट होता है जनरली क्या होता है, ये सॉलिड होता है। फैट जो होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है ना, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है ये, इसका जो फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठोस। जैसे आपने डालडा देखा होगा, जो आपका जो डालडा जिसमें पूड़ी बनाते हैं आप लोग, है ना, जो वनस्पति घी जिसे हम लोग कहते हैं, वनस्पति घी, देसी घी भी आप देखे हो, जो गाय या भैंस का जो घी होता है जमा होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, जब आप उसको गर्म करते हो या फिर गर्मी का मौसम होता है तो आपका वो घी क्या होता है, द्रव अवस्था में आपको दिखाई देता है। नारियल का तेल आपने देखा होगा, ठंडी जो नॉर्मल टेम्परेचर पे देखेंगे तो क्या होता है, सॉलिड रूप में होता है, लेकिन जब टेम्परेचर हाई होता है तो क्या होता है, वो आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो नारियल का तेल हो गया, देसी घी गाय का हो या फिर भैंस का या फिर किसी भी जानवर का जो घी है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, सॉलिड होता है, क्या है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो आयल्स होते हैं, है ना, आयल्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आयल्स क्या होते हैं, लिक्विड, है ना, द्रव अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में। और आपके ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में। जो फैट होती है वो क्या होती है, रूम टेम्परेचर में, तो क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। रूम टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर माना जाता है। रूम टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर, ना बहुत अधिक गर्मी हो ना बहुत अधिक ठंडी हो। तो उस स्थिति में फैट क्या है, सॉलिड होता है। और जो आयल होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। आयल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ये तो उनका पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस इसमें क्या है, आप जानते हो, ये सॉलिड स्टेट में है तो उसको पिघलाना है, बॉयल करना है, तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, क्योंकि ऑलरेडी उद्रव में है। किसी को पिघलाना है तो ठोस में है तो उसको गर्म करेंगे तभी तो पिघलेगा ना वो। तो इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। हाई मतलब क्या होते हैं, अधिक। मेल्टिंग पॉइंट आप समझ रहे हो, मेल्ट करना क्या है, गलनांक जिसे बोलते हो आप, गलनांक। गलनांक क्या होता है, जिस ताप पे कोई ठोस क्या है, द्रव अवस्था में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं, उसका गलनांक बोलते हैं। और जिस ताप पे क्या है, उबलता है, क्वथन करता है ना, उबलता, उबलने वाला क्वथनांक, 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 क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या हो गया, क्वथनांक, जिस पे कोई क्या है, द्रव उबलने लगता है। जैसे पानी क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, उबलना शुरू हो जाता है। आपका जो पानी है वो 0 डिग्री पे बर्फ़ बनना शुरू होता है, -4 डिग्री पे क्या है, पूरी तरीके से बर्फ़ में चेंज हो जाता है। तो आपका जिस ताप पे कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलने लगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है वो, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अगर जिस ताप को बॉयल करने लगे, माने द्रव से गैस अवस्था में जाने लगे, तो वो क्या होता है, आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। और जिसमें वो ठोस से द्रव में आने लगे उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आपके जो फैट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, माने अधिक होते हैं। क्या होते हैं, अधिक होते हैं, ऊंचे होते हैं, अधिक टेम्परेचर पे, है ना। लेकिन जो आयल्स होते हैं वो ऑलरेडी द्रव अवस्था में है, तो इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो या फिर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लोगे, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं, इनके क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। निम्न मतलब क्या है, नीचे, लो होते हैं, कम होते हैं, है ना, कम होते हैं। तो आयल के जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, कम होता है ना। आयल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि ऑलरेडी क्या है, वो द्रव में है। लेकिन फैट क्या है, ठोस अवस्था में है, सॉलिड है, इसलिए उसको पिघलाएंगे तब ना बॉयल करेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, आयल का लो होगा। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। और नॉर्मल डिफरेंस भी बताया मैंने कि जो आपके फैट्स हैं वो किससे, एनिमल से पाए जाएंगे। जो फैट हैं वो किससे पाए जाएंगे, एनिमल से। फैट जो है, सोर्स ऑफ फैट कह सकते हो, मेन सोर्स ऑफ फैट, मेन सोर्स ऑफ फैट जो है वो क्या है, एनिमल्स हैं, एनिमल्स।
एनिमल से मिलता है। जो फैट हम लोग को है क्या है, जनरली क्या है, एनिमल से मिलता है। लेकिन आपका जो इसका मेन सोर्स होता है ऑयल का, मेन सोर्स इसका क्या हो जाएगा, मेन सोर्स ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, मेन सोर्स ऑफ ऑयल हो जाता है आपका जो आपके प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स, वनस्पतियाँ, है ना, जैसे सरसों का तेल आपने देखा होगा, सूरजमुखी का तेल देखा आपने, सनफ्लावर का देखा, है ना, तमाम देखे थे, मूंगफली का तेल देखते हैं आप, है ना। तो किससे मिलते हैं, आपके जो ऑयल्स होते हैं वो प्लांट्स से मिलते हैं हम लोग को, किसी न किसी में पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, उनसे ये प्राप्त होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये तो आपका फैट और ऑयल में डिफरेंस हो गया, ताकि आप जानते रहो। उसमें इस फैट में भी हम लोग का जो है एक होता है फैटी एसिड। क्या होता है, फैटी एसिड होता है। यही फैट जो है फैटी एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपने एक बीमारी भी सुनी होगी कि लीवर फैटी एसिड हो गया है। जनरली जो लोग ज़्यादा एल्कोहल का सेवन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा एल्कोहल के सेवन करने वालों के लीवर क्या होते हैं, फैटी हो जाते हैं। ज़्यादा शराब जो पीता है उसका लीवर क्या होता है, ख़राब हो जाता है ना। तो एक तो लीवर फैटी माने लीवर के ऊपर क्या है, आपकी फ़ैट की परत आने लगती है ना। तो उसी को बोलते हैं लोग क्या है, लीवर फैटी हो रहा है। ठीक है, जिससे आपको अनेक प्रकार की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फैटी एसिड की बात हम लोग करेंगे, फैटी एसिड। उसी प्रकार से आपके जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, फैटी एसिड बोलते हैं हम लोग, फैटी एसिड बोलते हैं। क्या होता है, फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या चीज़ है, ये फैटी एसिड क्या है, क्लास 10th के लेवल में बस इतना बताएंगे आपको कि ये लॉन्ग चेन वाले क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। लॉन्ग चेन जो होती है कार्बन की होती है, उसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, अटैच होता है। इसमें आपका जनरली 10 क्या बल्कि 10 से 15 से अधिक हो सकते हैं, है ना, 10 से 15 कार्बन की श्रृंखला में अगर क्या है, सी डबल ओ एच समूह उसमें अगर जुड़ जाता है, समूह जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और यही जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग का है, यही होता है क्या चीज़, हम लोग का फैटी एसिड होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कार्बन की चेन बना दिया मैंने, ये है ना, कार्बन की हम लोग क्या है, यहाँ पे कार्बन जहाँ पे कार्बन है वहाँ पे कार्बन है ना। बस इतना समझिए, ज़्यादा अभी आपके क्लास के हिसाब से तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा ये, तो बस थोड़ा सा जान लीजिए, बस जानकारी अपने पास रखिए कि फैटी एसिड क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अभी इसकी बैलेंसी या फिर इसके बॉन्ड्स के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे आने वाले क्लासेज में। ठीक है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो डिटेल इसका भी देंगे आपको। ठीक है, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा हल्का सा आपको आइडिया देते हुए, ताकि आप विकृत गणित को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, सी डबल ओ एच, ये आपका क्रियात्मक समूह होता है ये। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में हम लोग। तो अगर ये आपका क्या है, जुड़ा हुआ है इस लॉन्ग चेन कार्बन से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। फैटी एसिड कितने प्रकार का, फैटी एसिड जो होता है के प्रकार देखें हम लोग, इसके प्रकार क्या है, 2 प्रकार इसके हो जाएंगे, 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड। क्या होता है, सैचुरेटेड, जिसे बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलेंगे, संतृप्त। और एक होता है अनसैचुरेटेड, जिसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त। क्या बोलते हैं, असंतृप्त, है ना। अब देखो संतृप्त, अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। संतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, संतृप्त बोलते हैं। ठीक है, असंतृप्त का मतलब कि कहीं पे क्या है, कार्बन के बीच में आपका कहीं पर भी क्या है, डबल बॉन्ड एक बार या उससे अधिक बार भी क्या है, डबल बॉन्ड इसके अंदर कहीं कार्बन के बीच में आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे क्या है, अनसैचुरेटेड है। इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। अभी इसके बारे में बताएंगे आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में, अभी समझिए इसको पहले। तो यहाँ पे क्या है, संतृप्त मतलब क्या हो गया, कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। असंतृप्त मतलब क्या हो गया, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रो कार्बन इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो आपका जो फैटी एसिड है वो क्या है, आपका 2 प्रकार का हो जाएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसे ये जो दिखाया गया आपको, ये क्या है, संतृप्त है। कैसा है,
संतृप्त। क्यों भाई? क्योंकि सब जो क्या है सिंगल बॉन्ड, एक ही लाइन खींची गई है ना, तो क्या है सिंगल बॉन्ड वाला है, तो संतृप्त फैटी एसिड है, ये संतृप्त फैटी एसिड है ना। अब इसमें अगर मान लो कि कहीं पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है, हम देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है COOH लगा हुआ है, यहाँ पे डबल लाइन खींच दिया है, डबल लाइन खींच दिया, ऐसे कहीं भी खींच दिया, तो आपके क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया इसके अंदर, से क्या हो जाएगा अनसैचुरेटेड। इसको बोलेंगे असंतृप्त। क्या बोलेंगे? असंतृप्त फैटी एसिड। असंतृप्त फैटी एसिड, ये क्या है संतृप्त फैटी एसिड है, दोनों यहाँ पे दिखा दिया मैंने। संतृप्त फैटी एसिड भी क्या है, सब सिंगल बॉन्ड वाला है। असंतृप्त में क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड वाला भी उसमें आ गया ये, ठीक है ना। तो ये आपका संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो आपका जो अनसैचुरेटेड होता है ना, वो होते हैं आयल। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड ये फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होता है, याद रखिएगा फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आयल होते हैं। क्या होते हैं? आयल। तेल जो होते हैं आपके वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड है ना। तो ये होते हैं फैट। क्या होते हैं? फैट। सैचुरेटेड जो आपके फैटी एसिड है ना, वो क्या होंगे, फैट होंगे। यानी कि ये क्या है, फैट है, ये आपका फैट या वसा जिसे हिंदी में कहते हो, वसा। ये क्या है, वसा है। जो फैट बढ़ जाता है कहते हो फैट बढ़ गया, है ना। ये क्या है आपका, तेल है। ये क्या है, तेल। अनसैचुरेटेड है तो क्या है, तेल है, और सैचुरेटेड है तो वसा है, ठीक है। तो ये आपका जो ये बताने का मतलब क्या है, बिल्कुल आप रेंसिडिटी ही पढ़ने जा रहे हो, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे कि एक्चुअली में आपका रेंसिडिटी होती क्यों है, ठीक है। तो अभी हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं लास्ट इसके कॉर्नर पे। अभी इसमें बहुत सी बातें हैं लेकिन उतना डिटेल नहीं, बस आपके क्लास के लेवल की बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने देख लिया फैटी एसिड जो है दो प्रकार का हो गया, एक आपका क्या है सैचुरेटेड और एक क्या है अनसैचुरेटेड हो गया, है ना। अब इसमें एक चीज़ बता दें आपको कि जो आयल होते हैं वो क्या है, अनसैचुरेटेड है ना। जब उनका हाइड्रोजनेशन किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, तो फैट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। फैट में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो आपके जो फैट और आयल होते हैं, ठीक है, उसमें आपका एयर, लाइट और वाटर जब मिक्स होता है, ठीक है, तो क्या होती है, रेंसिडिटी आती है। तो रेंसिडिटी आने का दो तरीका होता है ना। रेंसिडिटी आने का क्या हो गया, दो तरीका हो गया, ठीक है। अब देखो आपने फैट और आयल को समझ लिया कि कौन सा फैट है कौन सा आयल है। अब बता दें आपको कि जो आयल होता है उसको, उसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं इसको, हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण से हम लोग को क्या मिलता है, फैट मिलता है। क्या मिलता है, फैट, ठीक है। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ समझे आप, यहाँ पे अगर आयल है, आयल में अगर हम लोग हाइड्रोजन मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, फैट मिल जाएगा। ये एक तरीका क्या है, जैसे जो वनस्पति घी जो डालडा बनता है आप देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है, आयल से ही बनता है। तो आयल का जो है, आयल का हाइड्रोजनीकरण जब कराते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे आपका जो उत्प्रेरक होते हैं निकल, है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या वहाँ पे फैट बनता है, ठीक है। तो ये फैट बनने का प्रोसेस है, आयल से ही फैट बनता है। जो आप डालडा यूज करते हो, है ना, जो वनस्पति घी यूज करते हो, क्या है वो आयल से ही बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण या फिर हैलोजनेशन, है ना। तो हाइड्रोजनेशन बोल देंगे उसको, ठीक है। तो ये आपका आयल से फैट बनने का प्रोसेस हो गया। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजनीकरण है उसी के कारण जो होता है, जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसी की वजह से आपका जो है आपका जो रेंसिडिटी आती है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं रेंसिडिटी आने का कारण क्या है, मेन कारण क्या है रेंसिडिटी आने के कारण। रेंसिडिटी का जो रीजन है, विकृत घनता का कारण क्या है। फैट समझ गए, आयल समझ गए, ठीक है। अब देखो कितना मज़ा आएगा समझने में। तो ये रेंसिडिटी के कारण, रेंसिडिटी के कारण क्या कारण है भाई, रेंसिडिटी क्यों आती है, रेंसिडिटी के कारण क्या है। तो वही बताया मैंने, इसके दो कारण होते हैं, है ना। रेंसिडिटी कारण क्या है, दो कारण हैं। आपका जो वहाँ पे अभी फैटी एसिड की बात की हम लोगों ने, उस फैटी एसिड या फिर जो आयल्स था, उस आयल का क्या है, या तो हाइड्रोलिसिस हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोलिसिस हो जाए, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस। क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड कह लीजिए, या फिर फैटी एसिड क्या है, दो प्रकार का था ना,
आपका एक था वसा और एक क्या था, तेल, वसा और तेल। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड यानी कि फैट और ऑयल, फैट या वसा, ठीक है ना, फैट या ऑयल, फैट और ऑयल, ठीक है। फैट या वसा का जो है हाइड्रोलिसिस हो जाए तब क्या होता है, फैट या वसा का जैसे ही आपका हाइड्रोलिसिस होगा आपका, उसके वजह से आपका जो उसमें कन्वर्जन होता है, हम लोग का जो भोजन होता है, देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका समझिएगा, इसको आप एक रिएक्शन से समझो तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका फैटी एसिड हो गया, क्या हो गया, फैटी एसिड हो गया। फैटी एसिड किस में है, ये किसके अंदर है, ये भोजन में हम लोग के, किस में है, जो भोजन है, जो खाने वाली सामग्री है उसके अंदर क्या है, फैटी एसिड है, यानी कि फैट है या फिर ऑयल है, फैट या ऑयल है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको वायु में रखा, खुली हवा में रख दिया, आपने इसको प्रकाश दिया, लाइट दिया, खिड़की से प्रकाश आता है, लाइट मिल रही है, ठीक है, और थोड़ा सा उसको कहीं से नमी मिल जाए, है ना, थोड़ा सा क्या मिल जाए, नमी मिल जाए। तो ये आपका जो तीन चीज़ें हैं, ये जीवाणुओं के उत्पन्न होने के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है, गुड कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, गुड कंडीशन फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन, है ना। इसमें ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करती हैं। इनकी प्रेजेंस में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। जीवाणु क्या है, उसमें उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इसका हो गया हाइड्रोलिसिस, क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक है। और यहाँ से बनता है फ्री फैटी एसिड बनता है, क्या बनता है, यहाँ से क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है फ्री फैटी एसिड मिलता है, फ्री फैटी एसिड प्राप्त होता है। और इसी फ्री फैटी एसिड के कारण जो होती है वो क्या होती है, गंध क्या होती है, विकृत हो जाती है, गंध क्या होती है, विकृत हो जाती है, यानी भोजन का सुगंध क्या होता है, खराब हो जाता है, स्मेल क्या होती है, खराब हो जाती है ना, स्मेल क्या होती है, खराब होती है। अब ये फ्री फैटी एसिड क्या चीज़ें हैं, ये फ्री फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड थे वो शॉर्ट चेन एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर कीटोन में कन्वर्ट होते हैं। यानी ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये आपका शॉर्ट चेन, क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट चेन एल्डिहाइड या फिर क्या बनता है, कीटोन बनता है, क्या बनता है, कीटोन बनता है, कीटोन, है ना, समझ रहे हैं, कीटोन बनता है ना, क्या बनता है, शॉर्ट चेन एल्डिहाइड या फिर कीटोन फॉर्म होता है, शॉर्ट चेन एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म होता है, बात समझ आई। और इसी के वजह से गंध क्या होती है, विकृत होती है, यानी खराब सुगंध, क्या होता है, भोजन की जो गंध है वो क्या होती है, खराब जाती है, ये क्या होती है, भोजन की सुगंध क्या होती है, गायब हो जाती है, सुगंध क्या होती है, गायब हो गई, और क्या आ गई, भोजन से क्या आना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है ना, भोजन से क्या आती है, दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी या फिर विकृत गंधिता। तो अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आपका जो फैटी एसिड है, अगर हम उस जो हमारा भोजन जिसमें फैट है या फिर आयल है उसको वायु, प्रकाश या नमी की उपस्थिति में जब रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके जीवाणु विषाणु हैं क्या होते हैं, उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही उत्पन्न होते हैं तो आपका जो फैटी एसिड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि क्या है, शॉर्ट चेन एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। और उन्हीं की वजह से क्या है, भोजन से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, उसका स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, कि रेंसिडिटी हो गई, भोजन में क्या हो गया, भोजन बासी हो गया, भोजन खराब हो गया, है ना। तो बच्चों अब आप समझ चुके हो रेंसिडिटी का कारण, दूसरा कारण तो बताया नहीं मैंने, दूसरा कारण क्या है, ऑक्सीडेशन, क्या कारण है, ऑक्सीडेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो वायु की बात यहाँ पे की जा रही है तो वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, हवा में क्या होती है,
ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन जितना हम लोग के लिए बढ़िया है उतना कुछ चीज़ में क्या है खराब भी है। इसमें जो भोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उस ऑक्सीडेशन की वजह से जो है आपका भोजन क्या होता है वो ख़राब हो जाता है, उससे क्या है स्मेल आनी शुरू, ख़राब स्मेल आनी शुरू हो जाती है ना। तो ऑक्सीडेशन एक मोस्ट, ये हाइड्रोलिसिस तो है ही, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। भोजन क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, जैसे हम लोग भोजन को खाते हैं तो भोजन क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है तो उसका जो केमिकल चेंजिंग उसके अंदर आती है, और केमिकल चेंजिंग की वजह से क्या है अभी पेट के अंदर जो भोजन आप लिए हो वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ तो उसका जो उसके अंदर क्या है विभिन्न प्रकार की गंध, विभिन्न प्रकार गैसें हैं, वो उसकी वजह से क्या है उसकी गंध क्या होती है खराब हो जाती है ना। तो ऑक्सीडेशन के कारण, किसके कारण ऑक्सीडेशन के कारण। अब ये ऑक्सीडेशन आप जानते हो क्या है, जैसे हम लोग भोजन को खाते हैं और उसका क्या करते हैं ऑक्सीकरण करते हैं, उसी प्रकार से जो जीवाणु यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो रहे हैं, फफूंदी जिसे कहते हो, क्या बोलते हो फफूंद या फंगस। फफूंद तो सुना ही होगा, फफूंद, फफूंद या फंगस सुना होगा आपने, ठीक है, फंगस या फिर फफूंद। आप देखते हो रोटी को कई दिन रख दोगे तो रोटी पे क्या नीला नीला या ब्लैक ब्लैक, थोड़ा भूरा रंग का, ब्लैकिश हरा हरा क्या है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। तो वही क्या है फफूंद है या फिर क्या है फंगस है। तो वही फंगस या फफूंद उत्पन्न होते हैं जो उस भोजन के कंटिन्यूसली क्या है ऑक्सीडेशन करते रहते हैं, और आपका भोजन क्या है ख़राब स्मेल देना लगता है, उससे कहते हैं भोजन क्या हो गया है बासी हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं उचित ताप, प्रकाश और नमी की उपस्थिति में क्या करते हैं भोजन का ऑक्सीकरण करके उसे अन्य पदार्थ में क्या करते हैं परिवर्तित कर देते हैं, अन्य पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो अब तो बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो भोजन है उचित ताप, प्रकाश, नमी और हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ मिल करके जो आपके सूक्ष्म जो जीव हैं फफूंद या फंगस के रूप में भोजन का क्या करते हैं ऑक्सीकरण करते हैं, और उसको क्या है अन्य पदार्थ में अपघटित कर देते हैं, जिससे उसका जो गंध है वो क्या होती है स्मेल क्या होती है चेंज जाती है, स्मेल क्या है ख़राब हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं विकृत गंधता या भोजन का बासी होना या फिर रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये था रेंसिडिटी का पूरा डिटेल आप देखा आपने, उसके अंदर क्या बातें हैं उन बातों को आपने देखा। आइए अब तो कारण देख लिया आपने, कारण के बाद हम लोग चलते हैं इसका उपाय क्या है, कैसे हम बचा सकते हैं भोजन को बासी होने से, ठीक है ना। बिल्कुल लेक्चर में छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा छोटे सा टॉपिक है सर इतना लंबा बता रहे हैं, तो ये लंबा टॉपिक इसलिए है कि क्योंकि इसमें आने वाली जो छोटी छोटी जानकारियां हैं आप क्लास 10th के लेवल पे ही क्या है जाने थोड़ा सा उसको, ठीक है। तो बस इतना ही उद्देश्य हमारा है कि आपको कोई बात डाउट न रहे कि आखिर वो क्यों फैटी एसिड क्या है, कैसे चेंज हुआ उसमें, है ना, क्या चीज़ें आ रही हैं उसके अंदर। तो इन सभी बातों को जानना क्या आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो अब जो है अब बात होगी किसकी, इनको भोजन को संरक्षित करने के उपाय क्या हैं, ठीक है। आप कह सकते हो भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के उपाय क्या है, यानी कि हम लोग क्या कहने जा रहे हैं कि रेंसिडिटी से बचने के उपाय, रेंसिडिटी से बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो उपाय में कारण अगर आपको पता है तो क्या है आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है क्या उपाय हो सकता है। अच्छा कारण क्या था, आपने कारण क्या देखा, कारण क्या था, कारण था जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया या फिर छोटे छोटे फफूंद है ना, आपका फंगस जो उत्पन्न हो रहे हैं उसके अंदर उन्हीं का बनना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये आपका है। अगर हम इनको बनने न दें, कारण क्या था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आना उत्पन्न होना, अगर हम फंगस को उत्पन्न न होने दें, अगर हम फफूंद न उत्पन्न होने दें, अगर हम जीवाणु विषाणु उसमें उत्पन्न न होने दें, ठीक है,
तो क्या है आसानी से उससे बच सकते हैं। पहला चीज़ हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था, ऑक्सीडेशन था, क्या था, ऑक्सीडेशन। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न बनने दें, न उत्पन्न होने दें, पहला हो जाएगा उपाय। उसका एक कारण था, यही क्या हो जाएगा, कारण था ये, ठीक है। उपाय जब की बात करोगे तो उपाय में क्या करो, ऐसा कर दो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है का निर्माण न हो, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न न हो, सिंपल उपाय। और दूसरा क्या है, ऑक्सीकरण न हो, ऑक्सीडेशन न हो। अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है, तो आपका रेंसिडिटी नहीं होगी। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उत्पन्न नहीं होंगे तो तब भी क्या है रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। तो भाई ये तो हम जान गए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न न हो, ऑक्सीडेशन न हो। तो हम लोग क्या करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न न हो और क्या करें कि ऑक्सीडेशन न हो। तो इसके लिए हम दो बातें करते हैं, दो उपाय करते हैं, दो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। पहला चीज़ जो है, अगर हम चाहते हैं कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न न हो तो क्या करना चाहिए, उसमें हमें क्या है प्रिजर्वेटिव क्या है मिला कर रखना चाहिए। प्रिजर्वेटिव जो है, प्रिजर्वेटिव जिसे बोलते हो संरक्षक, प्रिजर्वेटिव क्या है, प्रिजर्वेटिव मिला के रखना चाहिए, संरक्षक मिलाना चाहिए, मिला देना चाहिए। अभी समझा रहे हैं इसको, बिल्कुल समझ जाएंगे आप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न न हो तो न हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, न होने के लिए, उत्पन्न न होने के लिए क्या करना चाहिए, न होने के लिए प्रिजर्वेटिव या फिर संरक्षक क्या है मिला देना चाहिए। अब ये प्रिजर्वेटिव या संरक्षक क्या चीज़ें हैं, प्रिजर्वेटिव या संरक्षक क्या है, आपके कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका एस्कॉर्बिक एसिड, एक नाम बताया मैंने, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर आपका बेंजोइक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड को जब से मिला देंगे हम लोग, ठीक है। इस प्रकार के तमाम आपके प्रिजर्वेटिव है जो उनको मिला देने पर क्या है हम लोग का भोजन खराब नहीं होगा। अच्छा, अभी मेरे पास चिप्स का पैकेट नहीं है, मैं दिखाता आपको। आप चिप्स वगैरह खाते हो, है ना, मार्केट से आप जैसे आप चिप्स के अलावा भी जैसे मिल्क खरीदते हो, आप ब्रेड खरीदते हो, तमाम प्रकार के चॉकलेट्स खरीदते हो, है ना। आप उन सबको जब रैपर देखोगे तो उस रैपर पे आपका प्रिजर्वेटिव का नाम न दे करके उनके क्या है कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को क्या करता है देता है, उनके कुछ चिन्ह हैं, उनके जो है रिप्रेजेंट करने के कुछ क्या है सिंबल्स हैं उनको। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है E200 ऐसे लिखा होगा। जैसे उस पर लिखता है कंटेंट्स जो लिखा होता है उसमें देखेंगे तो उस कंटेंट्स में क्या लिखा होता है E200। अगर उसके ऊपर E200 लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि उसमें क्या है प्रिजर्वेटिव क्या है संरक्षक क्या है मिलाया गया है, ताकि वो खाद्य सामग्री जल्दी खराब न हो, ठीक है। इसको मिला देंगे, हम लोग के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उत्पन्न नहीं होगी, उसमें खाने में फफूंद नहीं लगेगी, उसमें क्या है वो खाना खराब नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो बेंजोइक एसिड है इसका क्या है E210, ऐसे E211, E201, E103 ऐसे तमाम आपके क्या हैं आपके प्रिजर्वेटिव उसमें मिलाए जाते हैं। तो आप इसको आप जब भी अब आप चिप्स खरीदिएगा, अब आप कोई भोजन सामग्री जो पैक्ड है उसको खरीदिएगा तो देखिएगा एड कंटेंट्स में लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा मिलेगा आपको E200, E210, E211, E201 ऐसे करके क्या है कुछ न कुछ आपको लिखा हुआ आपसे अवश्य दिखाई देगा। आप समझ जाइएगा वो चीज़ क्या है, प्रिजर्वेटिव है, संरक्षक है, उसकी वजह से आपका उसमें फफूंद या फिर फंगस उत्पन्न नहीं होते हैं और भोजन क्या है कुछ दिन तक क्या है सुरक्षित रहता है। अब ये भी मत समझिएगा कि इसको मिला देंगे तो भोजन क्या है हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उस पे आप देखोगे तो जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उन पे आपका एक डेट लिखा होता है,
एक्सपायरी डेट जिसे आप लोग कहते हो, एक्सपायरी डेट किसी का 6 महीने है, किसी का 3 महीने है, किसी का 1 दिन है, किसी का 24 घंटे है, किसी का साल भर भी हो सकता है, किसी का 3 साल भी हो सकता है। तो वो आपके उस भोज्य सामग्री पे डिपेंड करेगा कि उसमें किस प्रकार के एसिड्स, किस प्रकार के फैट्स हैं, किस प्रकार के आयल्स हैं और किस प्रकार के प्रिजर्वेटिव क्या उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। तो आपका प्रिजर्वेटिव क्या है, सस्ते महंगे, आपके जो भोजन बनाने की सामग्रियाँ हैं वो भी क्या सस्ती महंगी हो सकती हैं, उनके यूजेज भी क्या हैं। जैसे आपके जो आर्मी मैन यूज करते हैं, जैसे उनको लॉन्ग टाइम के लिए जंगल में या फिर ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, पहाड़ों पर रहना पड़ता है जहाँ पे भोजन बहुत ही मुश्किल से पहुँचता है और कुछ टाइम पे पहुँचता है, तो वो अपने पास क्या है कुछ खाने वाली चीज़ें क्या है अपने पास रखते हैं जो जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जो उसको इमरजेंसी में क्या है वो खा सकें, उसको ले सकें, है ना। तो आप देखेंगे तो पैकेट्स पे लिखे रहते हैं उनका जो है एक्सपायरी डेट लिखा हो और उसमें प्रिजर्वेटिव को मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया है। तो प्रिजर्वेटिव मिलाया गया है तो समझ जाइएगा किस लिए मिलाया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न न हो उसी के लिए मिलाया गया है। तो भोज्य सामग्री को संरक्षित रखना है तो पहला उपाय आपने देखा क्या मिलाएंगे, प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे, संरक्षक उसमें मिला लेंगे। दूसरा उपाय क्या इसका हो जाएगा, अभी दूसरा कारण क्या है, ऑक्सीडेशन है ना, क्या है ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन न हो उसके लिए उसमें क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, प्रतिऑक्सीकारक, हिंदी में क्या बोलोगे, प्रतिऑक्सीकारक बोलोगे, है ना, जो ऑक्सीकरण की क्रिया को न होने दे, जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोके, ऑक्सीकरण की क्रिया को होने न दें, उनको बोलते हैं क्या, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला करके ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकते हैं, है ना, ऑक्सीडेंट मिला, एंटीऑक्सीडेंट मिला करके, ठीक है। तो आपका भोजन संरक्षित करने के उपाय में क्या हो गया, पहला उपाय हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न न हो उसके लिए प्रिजर्वेटिव या संरक्षक मिलाते हैं, उसके बारे में बताया मैंने आपको। एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में आप देखोगे तो जैसे आपका जैसे इनका सिंबल E200 है वैसे क्या है E300 हो सकता है, E320 हो सकता है, E310 हो सकता है ना, या फिर आपके पैक पे लिखा मिल सकता है BHA के रूप में, है ना, BHA लिखा होगा, BHT लिखा होगा, है ना। तो ये आपके सभी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, इनको क्या है मिलाया जाता है ताकि ऑक्सीकरण न हो। तो ऑक्सीकरण न हो किस, तो क्या करेंगे इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट मिलाएंगे, ऑक्सीडेंट मिलाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न न हो उसके लिए क्या है, इसमें संरक्षक मिला देंगे, क्या मिलाएंगे, संरक्षक मिला करके भोजन को क्या है संरक्षित हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो दो क्या है मेन उपाय हैं जो केमिकली हम लोग इसको यूज करते हैं। कुछ फिजिकली भी हम लोग क्या है, कुछ फिजिकली तरीके से भी क्या है हम भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। तो ये दो तरीका केमिकली था। आइए तीसरे तरीके की बात करते हैं हम लोग। दो तरीके के बाद तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप एयर टाइट जो आपके बर्तन होते हैं, एयर टाइट बर्तन, आपके टिफ़िन वगैरह भी देखे होंगे, घर पे भी हम लोग एयर टाइट बर्तन का यूज करते हैं। एयर टाइट का मतलब क्या हो गया, जिसमें हिंदी में बोलो तो वायुरोधी। तीसरा उपाय क्या हो गया, वायुरोधी, वायुरोधी बर्तन, वायुरोधी बर्तन में भोज्य पदार्थों को रख करके, भोज्य पदार्थों को रख कर, भोज्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रख देंगे। वायुरोधी क्या है, जिसमें हवा आती जाती न हो, पैक्ड हो। जब हवा आए जाएगी नहीं तो हवा में ही तो ऑक्सीजन है, हम उस भोजन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो भोजन क्या है विकृत नहीं होगा, भोजन खराब नहीं होगा, है ना। अच्छा, बार बार मैं बोल रहा हूँ चिप्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट, और आप लोग भी कहते हो कि अरे भाई 10 रुपये का पैकेट लिया, 20 रुपये का पैकेट लिया और उसमें से 4 चिप्स भी नहीं निकले, 4 बिंगो टेढ़े मेरे भी नहीं निकले। तो यहाँ पे आप देखे होगे जैसे कुछ सस्ते आपके जो ये है चिप्स वगैरह मिलते हैं, कुछ थोड़ा सा महंगे भी मिलते हैं। तो दोनों को देखोगे तो दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है,
आप देखोगे जनरली मेरे हिसाब से क्या है कि अगर कोई चिप्स का पैकेट ये है तो इस चिप्स के पैकेट में 70% आप देखते हो कि क्या होती है, गैस होती है, हवा भरी होती है। और उसमें 70% तो हवा हो गई, केवल 30% जो है उसमें क्या है आपका, क्या है, चिप्स या फिर जो भी चीज़ है उसमें चिप्स वगैरह क्या है उसमें मिलता है आपको। तो ये जो गैस भरी गई है ये क्या है, ये एक प्रकार की संरक्षक है। क्या है ये? एक प्रकार का संरक्षक है, जिसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, वो संरक्षक है। ये किस प्रकार से संरक्षण करती है? ये जो चिप्स है, जो खाद्य सामग्री है, उसको क्या करती है, ऑक्सीजन से जुड़ने से बचाती है। ऑक्सीजन से जुड़ने से क्या करती है, बचाती है। माने ऑक्सीजन इससे न जुड़े, इसीलिए क्या उसमें आपका 70% क्या होता है, गैस भरा होता है, हवा भरी होती है। और बता दें आपको, ये जो गैस भरी होती है, ये गैस कैसी होती है, निष्क्रिय गैस होती है। कोई निष्क्रिय गैस भरते हैं, निष्क्रिय गैस को ही भरा जाता है। और उस निष्क्रिय गैस में सबसे नंबर 1 पे कौन है, नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन या हीलियम गैस हम लोग उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने वाली चीज़ों में कौन भरते हैं, नाइट्रोजन भरते हैं। नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उस खाद्य सामग्री को ऑक्सीजन से जुड़ने से रोकती है। ऑक्सीजन जुड़ेगा उससे तो उसका फैट या ऑयल जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, विकृत गंधता आ जाएगी उसके अंदर। आपने देखा होगा कोई चिप्स का पैकेट आप खोल दो शाम को, आज सुबह देखो, 4 घंटे बाद देखो उसका स्वाद कैसा आता है। ट्राई कर लो इसको, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। कोई चिप्स का पैकेट लो और खोल के 4 घंटे बाद उसको खाओ। अब 4 घंटे बाद खाओगे देखोगे उसका स्वाद क्या होगा, चेंज हो चुका होगा। उसकी स्मेल होगी, क्या होगी, वो चेंज हो गई होती है। आप देखते हो कभी कभी आपको दुकानदार गलती से या फाड़ते समय फट जाता है तो लीक हो जाता है। अब जो पैकेट है चिप्स का क्या होता है, लीक हो जाता है, कहीं से हवा निकल जाती है उसकी। तो उसको जब खाते हो तो कैसा लगता है, कहते हैं अरे सर ये तो बेकार है, बिल्कुल इसका स्वाद अच्छा नहीं है, इसमें क्या है, स्मेल आ रही है, ख़राब हो गया ये, है ना। तो क्या होता है, हवा से जैसे संपर्क में आता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो दिमाग से निकाल दीजिए, उसके अंदर हवा नहीं भरी होती है, उसके अंदर क्या है, निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन के रूप में कोई गैस क्या है, भरी गई होती है, जो क्या है, इस जो खाद्य सामग्री है उसका क्या है, ऑक्सीडेशन से उसको रोकती है, बचाती है। ठीक है, इसीलिए आपका जो चिप्स है वो क्या है, फुला फुला होता है, उसमें हवा ज़्यादा होती है, चिप्स कम होते हैं। और वही चीज़ जो सस्ती वाली जो चीज़ें होती हैं उसमें अगर नाइट्रोजन गैस नहीं भरी गई हैं, केवल हवा भर दी गई है, तो कुछ दिन तक वो सही रहती हैं, लेकिन जल्दी क्या होती हैं, ख़राब जाती हैं। वो कम समय में ही क्या होंगी, ख़राब हो जाएंगी वो। ठीक है, लेकिन जिसके अंदर निष्क्रिय गैस या नाइट्रोजन गैस भरी गई है तो उसको ख़राब होने में क्या है, काफ़ी समय लगता है। ठीक है, अच्छा, ये तो वायुरोधी बर्तन की बात हो गई, निष्क्रिय गैसों के भरने की बात हो गई, है ना। इसमें चौथा उपाय क्या हो गया, निष्क्रिय गैसों को भर करके, निष्क्रिय गैसों को भरकर, है ना, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन का जो संपर्क है, संपर्क भोज्य पदार्थों से तोड़ देते हैं। मतलब कि ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, ऑक्सीजन को हटा करके निष्क्रिय गैसों को भर दिया जाए तो आपका भोज्य पदार्थ क्या होंगे, संरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आपने एक चीज़ और देखा होगा, हम लोग भोजन सुबह बनाया हम लोगों ने और उसे जब फ्रिज में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो वह भोजन क्या है, 2 दिन बाद भी कुछ लोग खाते हैं। मैं तो कुछ ऐसे लोग को भी जानता हूँ जो 3 दिन 4 दिन बाद भी खाते हैं, है ना। तो ऐसे लोग भी कुछ हैं हमारी जानकारी में, जो भोजन को फ्रिज में रख करके 3 दिन या 4 दिन बाद भी खाते हैं। तो भाई क्यों, इसीलिए कि जब हम लोग उसको कम ताप जब कर देंगे, जब टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो जो आपकी जो फंगस है, फफूंद है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वह उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि उनको उत्पन्न होने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। क्या चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। हाँ, फ्रिज में मॉइस्चर कहें सर, उसमें तो मॉइस्चर आता है, हाँ मॉइस्चर आ सकता है उसके अंदर, लेकिन टेम्परेचर इतना कम होता है कि फफूंद या फिर फंगस या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जीवाणु हैं, उत्पन्न उसमें नहीं होते हैं। तो टेम्परेचर को कम करके, क्या करके, 5वां उपाय बता रहा हूँ आपको। ये 4 उपाय बता दिए मैंने, 5वां उपाय क्या है, ताप कम करके, ताप को कम करके, ताप कम
करके जो है हम अपने भोजन को संरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, ताप को कम करके, ठीक है। ताप कम करने के लिए आप किसका यूज करते हो? रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, जिसे आप हम लोग कहते हैं रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में भोजन को रख करके टेम्परेचर कम कर देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कम ताप पर, कारण क्या है इसका? कम ताप पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब इसमें मैं लगा देता हूँ कुछ, सभी तो नहीं, कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या है निम्न ताप पर भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपके जो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो निम्न ताप पर उत्पन्न नहीं होते हैं। तो कुछ तो उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन अधिकांश नहीं होते हैं। तो कम ताप पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न नहीं होते हैं, इसीलिए आपका भोजन क्या है? रेसिडाइट नहीं होता है, खराब नहीं होता है, विकृत गंधता उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है। और एक उपाय और मैं बता देता हूँ अपनी तरफ से आप लोग के लिए। अगर हम लोग भोजन को लवड़ी बना दें, क्या बना दें? लवड़ी, लवड़ जानते ही हो, लवड़ जानते हो ना? लवड़ क्या होता है? साल्ट जिसे बोलते हो, क्या होता है? साल्टी। क्या कर दें उसको? साल्टी कर दें। साल्टी मतलब क्या है? नमक की मात्रा अधिक कर दोगे, नमक ज़्यादा मिला के उसके अंदर मिला दो। जब नमक को ज़्यादा मिला दोगे तब भी क्या है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या उसमें उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे शाम को भोजन आप बना रहे हो, आपको सुबह रखना है, तो या फिर बनाया आपने, जैसे सब्जी बना दिया, बनाने की ज़रूरत नहीं थी तो क्या करो? उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा मिला दो और रख दो, सुबह पानी मिला के खा लो उसको, है ना, तो नमक कम हो जाएगा। तो नमक को ज़्यादा जो है मिला दोगे तब भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? जल्दी उत्पन्न उसमें नहीं होते हैं, आदर्श दशा उसकी नहीं है। तो नमक ज़्यादा मिला करके साल्टी बना करके क्या है उसको लोग सुरक्षित रख सकते हैं। और देखो 7वां जो उपाय बता रहा हूँ आपको, 7वां उपाय भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के लिहाज से। आपने ड्राई आइस का नाम सुना होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा आपने, ड्राई आइस, या फिर ऐसे केमिस्ट्री की किताबों में लिखा हुआ मिला होगा, आपको सुनने में मिला होगा ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस मतलब क्या था? इसको बोलते हैं शुष्क बर्फ। कहोगे सर ये क्या? हमने तो बर्फ़ देखा है, बर्फ़ गीला होता है, उसमें से पानी टपकता है ना। शुष्क बर्फ़ क्या बता रहे हैं आप? ये क्या चीज़ हो गया? तो शुष्क बर्फ़ बच्चों क्या होता है? जो ठंडी CO2 होती है, जमी हुई, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो जमी हुई होती है, जमी मतलब क्या है? ठंडी, इसको ठंडा कर दिया जाएगा तो क्या होगी? CO2 जम जाती है, तो उसको बोलते हैं ड्राई आइस। वो जैसे बर्फ़ में कोई चीज़ रखोगे तो गीला हो जाएगा। अभी आपको रोटी रखनी है तो बर्फ़ में रखें क्या रोटी को, तो रोटी क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या है? ड्राई आइस का यूज़ करते हैं। ड्राई आइस जो आपके भाई मैंने बताया ना कि जैसे आर्मी मैन है, पर्वतरोही हैं, या फिर जंगल में जाना है, या फिर कहीं ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, है ना, लंबी यात्रा पे जा रहे हो, जहाँ पे भोजन मिलने की संभावना आपको कम से कम है कि भाई कहीं भोजन मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप कुछ भोज्य सामग्रियों को क्या है? इस ड्राई आइस में रख करके लेके जा सकते हो। तो ड्राई आइस में संरक्षित करके, ड्राई आइस में क्या करके? संरक्षित करके हम भोजन को क्या है? विकृत गंधता से बचा सकते हैं, विकृत गंधता से बचा सकते हैं, ठीक है। और ये 7 उपाय बताया मैंने, और एक टिप्स मेरी तरफ से नोट कर लो आप लोग, ठीक है। ये घरेलू टिप्स है कि अगर आप भोजन को लोहे के बर्तन में या फिर तांबे के बर्तन में रखोगे तो उसमें वो जल्दी से क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। अभी आप इसको आजमा के देखना, इसको प्रैक्टिकली करके देखना। आप जो है जब भोजन को तांबे के बर्तन में या फिर लोहे के बर्तन में रखोगे तो जल्दी ख़राब होगा, अन्य किसी बर्तन में रखोगे तो उसे थोड़ा देर में वो ख़राब होगा। ख़राब तो भी होगा लेकिन थोड़ा देर में ख़राब होगा। लेकिन अगर लोहे में या तांबे में रख दोगे तो क्या होगा? वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न होने की जो क्रिया है, ऑक्सीडेशन की जो क्रिया है, वो क्या है? लोहे और तांबे के बर्तन में क्या है? तेज़ी से होती है। इसलिए लोहे और तांबे के बर्तन में हमें रखने से बचना चाहिए खाद्य सामग्रियों को, ठीक है, जल्दी ख़राब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रेंसिडिटी था, बिल्कुल एक कंप्लीट वीडियो में कहूँगा, इसको एक कंप्लीट क्लास कहूँगा मैं, क्लास 10th के हिसाब से। इसमें बहुत सी चीज़ें भी हैं जो आप जान सकते हो और आपको जाननी चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक था, और क्योंकि इससे हम लोग का क्या है, होम रिलेटेड हम लोग का जो था ये टॉपिक था, तो आई थिंक मज़ा आप लोग को अभी आया होगा इसको पूरा पढ़ने के बाद, ठीक है। बिना स्किप किए वीडियो को पढ़ेंगे तो इसमें और मज़ा आएगा। अगर स्किप करके लास्ट में पहुँचे हैं
तो मैं कहूँगा फिर से वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ेदार है, अच्छी अच्छी बातें इसमें आपको जानने को मिलेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।